सो एस्ट्रोनॉमी कॉस्मोलॉजी में हमें क्या पढ़ना है? एस्ट्रोनॉमी कॉस्मोलॉजी में हमने अपनी आउटसाइड यूनिवर्स पढ़नी है, उसमें क्या चीजें हैं, क्या नहीं है, क्या टॉपिक है। इसमें बेसिकली ये है कि इतनी देर तो आप अर्थ पे फिजिक्स डील कर रहे थे, अब हम अर्थ से थोड़ा बाहर जाके अपने यूनिवर्स, हमारी जो सराउंडिंग यूनिवर्स है उसको देखेंगे। हम ये निकालने की कोशिश करेंगे एक स्टार जो है वो अगर कुछ कुछ हमें चीजें दिखाता है तो उसकी हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। हम उसका टेम्परेचर निकाल सकते हैं, हम उसके थ्रू उसकी बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं, और फिर इवेंचुअली विल वर्क आर वे टू कैलकुलेटिंग द यूनिवर्स की पूरी जो टाइम है, कितने सालों से यूनिवर्स बनी हुई है, क्या है क्या नहीं, तो हम वो सब निकालेंगे। यूनिवर्स कैसे एग्जिस्टेंस पाई, वो सब कुछ डिस्कस करना है। एंड सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद आवर फर्स्ट टर्मिनोलॉजी। और फर्स्ट टर्मिनोलॉजी डेफिनेशंस काफी सारी हैं। इट्स काइंड ऑफ लाइक काफी सारी चीजें इसमें अगेन याद रखने को है। कैलकुलेशन बेस्ड कोई एज सच नहीं है। कैलकुलेशंस कुछ एक आधा दो ही है, एक आधा क्या तीन चार पांच छह कैलकुलेशन होंगी, उससे ज्यादा नहीं है, और छोटी छोटी है, उसमें भी कोई सी टेंशन नहीं है। सबसे पहले लेकिन हमें कुछ टर्म्स समझने हैं ताकि फिर हम इवेंचुअली आगे चल सके। द फर्स्ट टर्म टू अंडरस्टैंड इज लुमिनोसिटी, ठीक है। लुमिनोसिटी में बात करते हैं तो लुमिनोसिटी क्या होती है? लुमिनोसिटी होती है टोटल पावर डिलीवर्ड बाय अ स्टार। तो जितने वॉट्स में वो पावर दे रहा है टोटल, ठीक है जी, मतलब ये नहीं कि वो किसी प्लेनेट पे आ रही है तो वो पावर ले रहे हैं हम, नहीं, जो वो टोटल पावर दे रहा है, मतलब वो जितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम बना रहा है वो हम कह रहे हैं उसकी लुमिनोसिटी है। सो टोटल पावर डिलीवर्ड बाय ए स्टार। देन दूसरा टर्म जो है वो हमारा है द फर्स्ट कैलकुलेटिंग टर्म जो हम इस्तेमाल करेंगे, दैट इज द रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी। रेडियंट फ्लक्स डेंसिटी है। अच्छा, रेडियंट फ्लक्स डेंसिटी क्या है? इसको हम एफ बोलते हैं। अच्छा, लुमिनोसिटी को हम एल बोलते हैं, ये भी हम जरा लिख लेते हैं। सो एल। अच्छा, ना रेडियंट फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है? रेडियंट फ्लक्स डेंसिटी वही इंटेंसिटी है जो आपने वेव्स वाले चैप्टर में पढ़ी थी, बस इस चैप्टर में हम उसको एक डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे। तो इट्स बेसिकली, लेट्स कॉल दिस, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज द ऑब्जर्व्ड अमाउंट of intensity on earth, observed amount of intensity on earth। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक तो इस तरह से भी बोल सकते हो, दूसरी ज्यादा अप्रोप्रिएट डेफिनेशन क्या है, थोड़ा सा और इसको डिस्क्रिप्टिव मैनर में बोलूंगा, तो बेसिकली इट इज द ऑब्जर्व्ड अमाउंट ऑफ पावर, observed amount of power transmitted normally through a surface per unit area as measured on the earth, per unit area as measured on the earth। ठीक है जी, तो दोनों डेफिनेशन ऊपर नीचे वाली सेम ही है, बस दूसरी वाली समझो, एक ऊपर वाली डेफिनेशन को जरा खोल के मैंने बात करी है, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे खोल के बात करिए और क्या बात करिए। अच्छा, जो आपकी जो रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी है ना, दैट एफ इज बेसिकली द इंटेंसिटी ऑफ अ स्टार। दैट थिंग इज बेसिकली द इंटेंसिटी ऑफ अ स्टार। और हमने इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था इन वेव्स वाले चैप्टर एएस में कि इट इज द पावर इंसिडेंट पर यूनिट एरिया। इंटेंसिटी इज पावर इंसिडेंट पर यूनिट एरिया। एक्चुअली ना, ये पावर क्या चीज है और एरिया क्या चीज है, जरा ये बात कर लेते हैं, ये थोड़ा सा याद आ जाए हमें। सो लेट्स से ये कोई स्टार है, दिस इज सम स्टार, एंड लेट्स से इसके कहीं विसिनिटी में अर्थ आ रहा है। लेट्स से यहां कहीं हमारे पास अर्थ आ रहा है, एक काम करते हैं इसको सन बोल लेते हैं, क्या जा रहा है हमारा, लेट्स कॉल दिस दी सन। दिस इज दी सन, और ये छोटा सा हमारा प्यारा सा क्यूट सा अर्थ है, ठीक है ना। अब सन जो इमिट करता है पावर या एनर्जी, वो इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर वेव्स लाइक दिस, आउट बाहर जाती है, ठीक है। तो उसी वजह से क्या होता है, फिर कोई एक सर्कल जो है वो एक ऐसा सर्कल है जो फिर अर्थ के अंदर से काटता हुआ जाता है, right? There is going to be some circle that is going to pass through the earth। अच्छा, अब ना ये जो डिस्टेंस है, लेट्स डिफाइन द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ एज d। लेट्स कॉल दैट डिस्टेंस d। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है d।
अब देखो इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी होती है पावर पर यूनिट एरिया। स्टार की पावर क्या होती है, स्टार की पावर होती है लुमिनोसिटी। सो बेसिकली पावर क्या बन गई, पावर बन गई लुमिनोसिटी। एंड एरिया क्या बन जाएगा, नाउ यू नीड टू रिमेंबर एरिया क्या है। एरिया ये नहीं है अर्थ का क्या एरिया, एरिया बेसिकली ये है कि ये कितने एरिया पे स्प्रेड आउट हो चुकी है, कितना ज्यादा ये सरफेस एरिया जो है वो ले चुकी है। दिस एरिया इज द सरफेस एरिया जो इस वेव ने स्प्रेड करते हुए जो इसने सरफेस एरिया ले लिया। अब क्या है, अब ऑब्वियसली एक 3D स्फीयर निकल रहा है, इट्स अ 3D स्फीयर। तो एक 3D स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, द सरफेस एरिया ऑफ ए 3D स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर वो होता है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, यस शाहजेब ने कंफर्म भी कर दिया 4 पाई r स्क्वायर। अब इसमें r जो है, r इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। इसमें रेडियस क्या आ रहा है मेरा, बेसिकली रेडियस आ रहा है d। सो द फॉर्मूला इज गोइंग टू बिकम l अपॉन 4 पाई d स्क्वायर। दैट इज द फॉर्मूला फॉर योर रेडियंट फ्लक्स डेंसिटी या रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी। उसका फॉर्मूला जो है वो ये आ जाए, और वो इस तरह से हमने निकाला कि स्टार की कोई ना कोई लुमिनोसिटी होगी, वो है बेसिकली स्टार की टोटल पावर। उसको एरिया से डिवाइड करोगे, प्लैनेट के एरिया से नहीं ना, स्टार के एरिया से, जो सरफेस एरिया लाइट ने उस प्लैनेट तक आते हुए कवर कर लिया है उस एरिया से। सो इफ वी डिवाइड दैट बाय द एरिया तो वो 4 पाई r स्क्वायर आएगा, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। सो 4 पाई और r क्या होगा, r इज ऑलवेज गोइंग टू बी डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज, ठीक है। r को आप r ले सकते हो, अगर किसी को r स्क्वायर याद करना है r भी याद कर सकता है, वो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन इस बात को याद रखना किसी चीज का रेडियस नहीं लेना आपने, आपने ये डिस्टेंस लेना होगा जो दोनों के बीच में आ रहा है, क्योंकि नॉर्म फिर वो रेडियस के ही मायने बन गया है, वो बिगर स्फीयर के एक रेडियस का ही मायना बन गया है। सो बस इसका ध्यान रखिएगा, ये जो है वो दो टर्म्स है सबसे पहले जो हमें पता होने की जरूरत है। एनी प्रॉब्लम स्टिल हियर? ओके जी, फिर आ जाते हैं ऑन सम थिंग्स जो थोड़ा सा रट्टा पार्ट है। जैसे हमने रेडियो एक्टिविटी में पिछले साल इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स वगैरह पढ़े थे, तो इधर भी कुछ हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। सो सम इंपॉर्टेंट यूनिट्स, लेट्स डिस्कस देम। सम इंपॉर्टेंट यूनिट्स, the first important unit is known as an astronomical unit, AU, ठीक है जी। हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं astronomical unit। so let's say that a 1.0 AU या astronomical unit, ये क्या है, दिस इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू अ 1.5 into 10 to the power 11 मीटर्स, ठीक है जी। ये क्यों बिला वजह में, क्यों 1.5 into the power 11 मीटर्स? 1.0 AU is the distance between the earth and the sun, ठीक है। तो ये एक जरा डिस्टेंस का हमने यूनिट बना लिया भाई। हमने कहा अर्थ और डिस्टेंस के बीच में, अर्थ और सन के बीच में जो है वो एवरेज डिस्टेंस लेते हैं। दिस इज आल्सो द एवरेज डिस्टेंस। लेट्स जरा इसको भी क्लेरिफाई कर लेते हैं, ये एवरेज डिस्टेंस है, नॉट जस्ट द डिस्टेंस, क्योंकि अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस भी चेंज होता रहता है थ्रू आउट द सीजंस। सो एवरेज डिस्टेंस है वो तकरीबन आता है 1.5 into 11। वो हमने क्या किया, हमने कह लिया ये एक इलेक्ट्रॉनिकल यूनिट है। जैसे हमने रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर में इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स क्यों निकाला था, क्योंकि जूल उस चैप्टर के लिए बहुत बड़ा यूनिट था। उसमें हमेशा 10⁻³ या 10⁻26 में कुछ, इट वाज वेरी वेरी स्मॉल वैल्यूज फॉर जूल्स। इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में करा करते थे ताकि हमारे पास एक प्रॉपर आ जाए कि हमें बार बार ये एक्सपोनेंट नेगेटिव में करके लिखनी ना पड़े। तो सिमिलरली ओवर हियर, अब जाहिर बात है मीटर्स में करोगे तो मीटर्स में हमेशा एक्सपोनेंट 10⁻26, 10⁻30, 10⁻90 इस तरह से ये एक्सपोनेंट्स आ रही होंगी। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ले लिया जो अच्छा खासा बड़ा यूनिट है, और फिर जो है वो हम उसके थ्रू वी डू आर कैलकुलेशंस, ठीक है। हम उसको उसके थ्रू, अगर हमें एग्जामिनर बोलता है कि भाई ये इतने बताता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये आपको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दे दे, तो आप इस वैल्यू को इस्तेमाल करके कर लोगे, ठीक है। तो इसको कैसे इस्तेमाल करोगे, जैसे रेडियो एक्टिविटी करते हैं कि भाई अगर आपको पता है कि 1 AU जो है वो 1.5 into 10⁻11 मीटर्स है। अब आपसे सपोज करो फॉर एग्जांपल पूछते हैं भाई 2.5 into 10⁻28 मीटर्स कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होंगे, तो आप आराम से निकाल सकते हो। यू कैन जस्ट यूज यूनिटरी मेथड। तो जस्ट कीप दिस इन योर माइंड, ये एक बेसिकली रट्टा पार्ट है व्हिच यू शुड नो, कन्वर्जन में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो इंपॉर्टेंट यूनिट है जो अक्सर और बेशतर बच्चों को पता ही नहीं होता है कि ये किस चीज का यूनिट है। आई एम गोइंग टू टेक दिस ऑन द नेक्स्ट पेज। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस, एक तो हमारा ये यूनिट है,
फिर दूसरा यूनिट जो है the second unit much more important, and that is a light year. Now, to popular belief, अक्सर लोग इसको समझते हैं कि ये यूनिट है टाइम का, क्योंकि इसमें ईयर आ रहा है, लेकिन ये यूनिट है यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये डिस्टेंस का यूनिट है, ये टाइम का यूनिट नहीं है। इट इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। और ये कैसा यूनिट है? ये बेसिकली ये है, इट इज द डिस्टेंस light travels in an earth year. Light travels in an earth year. तो हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि भाई एक काम कर लेते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस हो जाते हैं तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी हमें उधर फेल कर देता है, क्योंकि ये सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है। अब सपोज करो कोई गैलेक्सी है GNZ11, वो बहुत दूर है, मतलब बिल्कुल एज पे है यूनिवर्स की। अब उधर से और अर्थ के बीच में अगर डिस्टेंस लगाए तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी 10 पावर 30 10 पावर 18 आना शुरू हो जाएगा, तो वो बड़ी और मसले की पंचायत वाली बात होगी। तो उसके लिए हमने एक और यूनिट निकाली है, लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या है? इट इज द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन एन अर्थ ईयर। सो बेसिकली आपको क्या है, आप यू नो दैट डिस्टेंस विल इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना? क्योंकि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो वेलोसिटी टाइम से डिस्टेंस आ जाएगा। सो बेसिकली वेलोसिटी क्या है लाइट की? वो 3 × 10⁸ है। और फिर एक अर्थ ईयर में हमें टाइम निकालना है। सो एक अर्थ ईयर कितना होता है? एक अर्थ ईयर होता है, सबसे पहले तो इट इज 1 ईयर, देन उसमें 365 डेज होते हैं, देन उसके हर डे में 24 आवर्स होते हैं, देन उसके हर आवर में 60 मिनट्स होते हैं, देन उसके हर मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास पूरा का पूरा टाइम एक ईयर का इन सेकंड्स। ये आ गया सेकंड्स में, और ये आ गया हमारा मीटर पर सेकंड में। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ मीटर्स रह जाएंगे। एंड कैन एनीवन मल्टीप्लाई एंड गिव मी द वैल्यू फॉर व्हाट ए लाइट ईयर इज? लाइट ईयर की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? 9.4608 into 10 to the power 15। शामी बचाए बाबा टाइम डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। 9.4608 into 15। सो डिस्टेंस क्या आ रहा है? ये आ रहा है 9.4608 into 10 to the power 15। ये बेसिकली इन मीटर्स इज अ लाइट ईयर। एक लाइट ईयर जो है वो बेसिकली इतना है। दिस इज अ लाइट ईयर। लाइट ईयर। एंड देन सिमिलरली एज द सेम मेथड जो ऊपर वाला था, भाई अगर एक लाइट ईयर जो है वो कितना है? वो 9.4608 into 10 to the power 15 है। अब सपोज करो आपसे पूछते हैं भाई हमें कोई गैलेक्सी मिली है 3 into 10 to the power 30 मीटर दूर है वो, आप हमें लाइट ईयर में उसका डिस्टेंस बता दो, तो आप एक्स लाइट ईयर्स कह के उसको यूनिटरी मेथड लगा के कर लोगे। इजी पीजी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। लाइट ईयर की सिर्फ डेफिनेशन याद कर लो। लाइट ईयर को ये याद करने की जरूरत नहीं है क्या है, क्योंकि दिमाग में नहीं रहने वाला, ठीक है। तो ये तो कैलकुलेट करना 3 × 8 से मल्टीप्लाई करके और टाइम इन सेकंड निकाल लेना एक ईयर का। बाकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपने बैक ऑफ द हेड में रखो, अभी तक आया नहीं है। आई डोंट बिलीव कि ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंतहाई फालतू चीज लगती है मुझे, बट लेट्स होप कि आए भी ना। बस बैक ऑफ द हेड में रखना, दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू बी आस्क्ड अ लॉट। तो इतनी टेंशन नहीं लेना, अगर याद ना रहे एग्जाम डे से पहले तो घबराना नहीं एग्जाम हॉल में जाते हुए कि मुझे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट याद नहीं है, प्रॉब्ली नहीं आएगा, ठीक है। सो दीज आर 2 यूनिट्स दैट यू नीड टू नो। अच्छा, अब आ जाते हैं अपने फॉर्मल टॉपिक की तरफ। ये हमने सारी बातें कर ली हैं। अब हमारा फॉर्मल टॉपिक क्या है कि व्हाट वी वांटेड टू डू, हमारी जो बेसिक, हम जो यूनिवर्स को जब देखते हैं तो हमें जो है वो इस बात की बड़ी चाहत होती है कि यूनिवर्स कितनी पुरानी है, ठीक है। मतलब हम अर्थ पे रह रहे हैं फॉर एग्जांपल, लाइक हम रह रहे हैं, हमें तकरीबन कितने साल हुए, आई डोंट नो कितने साल हुए, मतलब आई हैव नो आइडिया कितने साल हुए, लेट्स से 14,000 इयर्स हुए, आई हैव नो आइडिया। बट अगर अर्थ पे अगर हमें रहते हुए इतने साल हो गए, तो यूनिवर्स कितनी बड़ी है, उसको कितने साल हो गए बने हुए। तो ये हजरा हमारा जो है वो हमें चुल है, हमें ये चीज ढूंढनी है, हमें ये चीज निकालनी है, ठीक है। सो वी हैव ए मिशन, आवर मिशन टू फाइंड द एज ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। अब हमने एज ऑफ द यूनिवर्स तो निकाली है, वो आएगी एंड ऑफ द चैप्टर में। अभी पहले हम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस कर दें कि पहले पहले प्रिलिमिनरी मेथड्स हमारे पास क्या क्या है, क्या क्या नहीं। अच्छा, तो उसमें से सबसे पहली चीज जो है वो इंपॉर्टेंट है आपको समझना। वो पहली चीज क्या है आपको जो समझनी है, वो ये समझनी है कि देयर इज समथिंग नोन एज द कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर। देयर इज अ कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर।
ठीक है, देयर इज अ कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर। अच्छा, कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर क्या है? कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर ये है, इट इज द सक्सेशन ऑफ स्टेप्स, it is the succession of steps slash methods by which we determine the distance to celestial objects, the distance to celestial objects। ठीक है, तो फैंसी वर्ड्स एस्ट्रोनॉमर्स ने बनाए हुए हैं। डिस्टेंस क्या लिखा था मैंने? डिस्टेंस टू सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। एक बस ये फैंसी सी डेफिनेशन, फैंसी सा जो है वो ये याद कर लेना है कि कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर क्या है। चैट में कुछ आया है, चैट में क्या आया है? सर ये याद कैसे होंगे? एमन, अभी इसमें बहुत सारी चीजें जो याद करनी है, ये याद करने पड़ेंगे, जैसे पिछले चैप्टर में आप याद करते गए हो, ये भी याद हो जाएगा, कोई मसले की बात नहीं है। कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर क्या है? कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर जो है वो अनदर डेफिनेशन दैट इज नॉट रियली दैट इंपॉर्टेंट। क्या है ये? इट इज बेसिकली द सक्सेशन स्टेप्स हैं, कुछ मेथड्स हैं जिससे हम डिस्टेंसेस वर्कआउट करते हैं किसी भी चीज का। ठीक है, तो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स का हम डिस्टेंस वर्कआउट करते हैं, ठीक है, थ्रू दीज मेथड्स। अभी कुछ मेथड्स हैं हमने बनाए हुए कि अगर इससे हो गया तो सही है, अच्छा फिर हम और आगे चलेंगे, अगर इससे नहीं हो तो हम दूसरा मेथड लगाएंगे, अच्छा उससे नहीं हो फिर तीसरा मेथड। तो ये जो पूरी कहानी है, जो मेथड लगा लगा के डिस्टेंस वर्कआउट करने का, इसको हम कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर कहते हैं, हमारे सक्सेशन सीरीज ऑफ स्टेप्स है। अच्छा, नाउ व्हाट आई वांट यू टू फर्स्ट ऑफ ऑल रियलाइज इज के आपने सपोज करो हमारा पहला स्टेप होता है बाय यूजिंग अ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप से हम इस्तेमाल करके हम बेसिकली एक प्लेनेट को देख रहे होते हैं, तो प्लेनेट को फिर हम देख के हम उसकी इमेज बना लेते हैं और फिर मैग्निफिकेशन वर्कआउट करके हम ये वर्कआउट कर सकते हैं वो कितना दूर था। दैट इज वन, वो कॉस्मिक डिस्टेंस जानने में फॉर एग्जांपल पहला स्टेप है। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप लेट्स से कुछ और चीज होगी, फिर तीसरा स्टेप, एक और स्टेप आप लोगों ने मेरे साथ कोर्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, एंड दैट वाज इन ग्रेविटेशन, जो हमने पढ़ा था केप्लर्स लॉ में। केप्लर्स लॉ क्या था? केप्लर्स लॉ ये था कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, राइट? सो बेसिकली हम टी स्क्वायर अपॉन आर वन क्यूब विल इक्वल्स टू टी टू स्क्वायर अपॉन आर टू क्यूब करते थे। तो बेसिकली अगर हमें एक चीज का टाइम पीरियड और डिस्टेंस पता था तो हम दूसरी चीज का टाइम पीरियड और डिस्टेंस इस्तेमाल करके हम उसके भी निकाल सकते थे। तो केप्लर्स लॉ वाज आल्सो वन ऑफ द थिंग्स दैट वाज पार्ट ऑफ दिस कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर, जो हम बहुत पहले पढ़ के आ चुके हैं। जिस जुपिटर के एक मून का पता है टाइम पीरियड और डिस्टेंस क्या है, तो हमने दूसरे मून का भी निकाल लिया। तो इसी तरीके से वी कुड वर्क आउट द डिस्टेंसेस टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ये हमारे कुछ सीरीज थे, कुछ स्टेप्स थे जो हम इस्तेमाल करते हुए आए हैं और कर रहे हैं। ठीक है, खैर बहरहाल हमारे पास जो है इस टॉपिक के लिहाज से अब जो है वो हमें कुछ चीजें डिस्कस करनी है, कुछ चीजें जो है वो याद करनी है। और जरा स्टार्ट कर देते हैं ये कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर। अब जो इस चैप्टर में जो अब हम नए स्टेप्स पढ़ने हैं, जो नई चीजें पढ़नी है, वो क्या क्या है। So the first definition that we need to know is of a standard candle. A standard candle. इसको हम स्टैंडर्ड कैंडल ही बोलते हैं या फिर हम इसको सिर्फ स्टैंडर्ड भी बोलते हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड कैंडल या स्टैंडर्ड क्या होता है? जैसे स्टैंडर्ड लफ्ज है, किसी भी चीज का स्टैंडर्ड बना लिया जाता है। जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए एक मीटर स्टैंडर्ड बना लिया जाता है। अब मीटर के टर्म्स में आप जितनी भी लेंथ बताना चाहो वो स्टैंडर्ड हो गया। इसी तरह हमने क्या किया? हमने ये किया कि हमने कोई एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट देखा, सो इट इज एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। It is an astronomical object which has a known luminosity. It is an astronomical object which has a known luminosity due to a characteristic quality possessed by that class of object। ठीक है, अब जरा इस बात को समझ लेते हैं कि ये क्यों जरूरी है और इससे हम कैसे डिस्टेंसेस वर्कआउट करें। ठीक है, हमने अभी पिछले पेज पे एक फॉर्मूला पढ़ा। वो क्या पढ़ा? हमने पढ़ा रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी या रेडियंट फ्लक्स डेंसिटी। वो क्या है? वो L/4πd² है।
रेडियंट फ्लक्स डेंसिटी हम अर्थ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टार्स के डिफरेंट डिफरेंट चीजों के मेजर कर सकते हैं, वी कैन मेजर, हम एफ मेजर कर सकते हैं आराम से। द प्रॉब्लम इज एल ऐसी चीज है जो आप मेजर नहीं कर सकते हो, इट्स द टोटल पावर ऑफ द स्टार। टोटल पावर अर्थ पे नहीं आई तो हमें पता ही नहीं है टोटल पावर क्या होगी, वी डोंट नो दैट, ठीक है जी। सबसे पहले तो ये तरीका है कि वी फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी पता भी चल गई है तो वी नीड टू नो एल। एल जब पता चला जाएगा तो ये डिस्टेंस डी वर्कआउट किया जा सकता है। सो टू वर्क आउट एल, हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, फिर इस फॉर्मूले में डाल के फिर हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो ये वर्किंग आउट एल में हमने जो है वो सबसे पहले जो तरीका था हमारा टू वर्क आउट दैट एल, वो ये था कि हमने जो है वो कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए, कुछ स्टैंडर्ड कैंडल्स थी हमारी। वो क्या थी, वो ये थी कि कुछ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स वो जो है ना आपको एक नॉन लुमिनोसिटी देते, मतलब हमें उनकी लुमिनोसिटी पता है वो क्या है। वो क्यों पता है, क्योंकि वो कुछ ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी लुमिनोसिटी पता है, क्योंकि वो ऐसे क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से है कि वी कैन वर्क आउट द लुमिनोसिटी बड़ी आराम से, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कैंडल्स क्या है, दे हैव अ नोन लुमिनोसिटी। हम इंसान के बच्चों को हमें पता है उनकी लुमिनोसिटी क्यों क्या है, कितनी है, वो क्यों, बिकॉज उनकी कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी है जो हमें अर्थ पे यहाँ पे हम देख के अंदाजा लगा के निकाल सकते हैं कि इसकी लुमिनोसिटी क्या हो, ठीक है। फिर लुमिनोसिटी बच जाएगी, रेडियो फ्लक्स इंटेंसिटी वाले फॉर्मूला के लुमिनोसिटी और रेडियो फ्लक्स इंटेंसिटी लाके डिस्टेंस डी निकाल लेंगे, ये तरीका होगा। अच्छा नाउ दी फर्स्ट थिंग, जो फर्स्ट इसमें से आपका जो है वो स्टैंडर्ड कैंडल है, पहली वाली जो आपकी स्टैंडर्ड कैंडल है, वो पहली स्टैंडर्ड कैंडल है हमारी अच्छा मेरे पास जो है आई एम जस्ट गोइंग टू टेक दिस ऑन द नेक्स्ट पेज क्योंकि इधर मेरे पास इतनी जगह नहीं बचेगी। The first of that standard candle is a Cepheid variable. हम क्या कहते हैं उसको, we call it a Cepheid variable, ठीक है। वेरी फैंसी नेम्स, बहुत प्यारे प्यारे नाम है, याद करने हैं, इनकी डेफिनेशंस भी हमें जो है वो याद करनी। तो सबसे पहला जो स्टैंडर्ड कैंडल है जिसकी लुमिनोसिटी हमें पता है बिकॉज ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी इट हैड, उसको हम कहते हैं सेफिड वेरिएबल। अच्छा सेफिड वेरिएबल क्या होता है, सेफिड वेरिएबल आई डोंट नो इफ यू एवर सीन अप इन द स्काई, ठीक है जी, कभी देखा हो जो है वो स्काई की तरफ, तो कभी ऐसा मालूम हुआ है कुछ स्टार्स जो है वो पल्स कर रहे हैं या उनका कलर चेंज हो रहा है, कोई स्टार रेड से ब्लू हो रहा है फिर ब्लू से रेड हो रहा है, या पता नहीं कुछ ऐसा महसूस हो कि वो पल्स कर रहा है, कभी ब्राइट होता है कभी डिम होता है, कभी ब्राइट कभी डिम। कभी किसी ने स्काई की तरफ देख के ये कभी देखा है, कभी हैव यू एवर नोटिस्ड एनी स्टार्स लाइक दैट जिनका नजर आ रहा है कि इनकी कुछ ना कुछ ये ऑल्टर हो रहा है इनके अंदर। किसी का कभी मौका लगा, किसी ने कभी जो है वो देखने की कोशिश करी स्काई को रात को, doesn't look like it। अच्छा एंड सो आई वांट यू गाइस टू डू दिस, कहीं अंधेरे में जाके जहां आस पड़ोस में कहीं लाइटें ना हो बहुत ज्यादा, ठीक है जी, वहां पे जाके डू लुक अप एट द स्काई, ठीक है जी। जब लाइटें बंद हो कराची की, बहुत रात का वक्त हो, तब जाके देखोगे तो नजर आएंगे स्टार्स बहुत सारे, ठीक है जी। अभी अगर स्काई में देखोगे तो स्टार्स इतने नजर नहीं आते, वो इसलिए नजर नहीं आते क्योंकि हम जो है बहुत सारी लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑन अर्थ, तो उसकी वजह से जो वहां से जो लाइट आती है वो डिम होके वो नजर ही नहीं आती है, दैट इज कॉल्ड लाइट पोल्यूशन। तो जब रात का बिल्कुल अंधेरा का वक्त हो और काफी अंधेरा हो और आस पड़ोस कहीं करीब करीब में लाइटें ना जल रही हो, तो आसमान की तरफ देखोगे तो बहुत सारे सैकड़ों स्टार्स नजर आएंगे, ठीक है, बहुत सारे सैकड़ों स्टार्स आएंगे, उसमें से कुछ स्टार्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यार ये पल्स कर रहे हैं, आपको नजर आएगा कि यार ये बड़े छोटे हो रहे हैं, या तो इनका कलर चेंज कर रहा है, या आपको जो है वो कभी ब्राइट होते हैं कभी डिम होते हैं, कभी ब्राइट होते हैं कभी डिम होते हैं, ये वो स्टार्स है, दे आर नोन एज सेफियड वेरिएबल्स, आपको ये नजर आ सकते हैं इन द नाइट स्काई। सो सेफियड वेरिएबल क्या होता है, सेफियड वेरिएबल ये होता है, इट इज डिफाइंड as a type of star having a periodic pulsating brightness varying in both temperature and diameter
diameter with a well defined amplitude, with a well डिफाइंड एम्पलीट्यूड। ठीक है जी। तो ये जो है एक इंग्लिश के लफ्जों में मैंने आप लोगों के लिए वो चीज लिख दी, जो वो स्टार्स हैं जो आपको नजर आते हैं नाइट स्काई में पल्स होते हुए, मतलब उनका कोई ना कोई टाइम पीरियड होता है, हमेशा एक कांस्टेंट टाइम पीरियड से वो पल्स कर रहे होते हैं। और पल्स कैसे कर रहे होते हैं, या तो आपको डिम लाइट नजर आएंगे, या तो उनका कलर चेंज हो रहा नजर आएगा, या तो आपको जो है वो बड़े छोटे होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, दीज आर दो स्टार्स, ये वो सेफियड वेरिएबल्स हैं। ये सेफियड वेरिएबल्स होते हैं जिनकी जो है वो पीरियोडिक पल्सेटिंग ब्राइटनेस होती है। ठीक है, अच्छा अब ये एक मैडम थी, उनका नाम था हेनरिएटा लीविट। हेनरिएटा लीविट, उनके नाम में था लीविट, लेकिन शी डिड नॉट डिसाइड टू लीव इट। और उन्होंने क्या किया, उनको चुल हुई, मतलब किसी मतलब कुछ हुआ उनको, उन्होंने कहा भाई एक काम करते हैं, क्या करते हैं। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ग्राफ बनाया लुमिनोसिटी का अगेंस्ट टाइम पीरियड, टाइम पीरियड अगेंस्ट लुमिनोसिटी का। ठीक है। अच्छा अब कुछ स्टार्स के तो हमें लुमिनोसिटी पता थी, वो हम वर्कआउट कर सकते थे, वो कोर्स में नहीं है वो कैसे वर्कआउट हुए, लेकिन कुछ लुमिनोसिटीज हेनरिएटा लीविट आंटी ने जो है वो मेजर कर ली थी। ठीक है। और ऐसे सेपरेट वेरिएबल्स की मेजर करी थी जिसका टाइम पीरियड भी वो मेजर कर सकते, मतलब उन्होंने टाइम पीरियड भी देखा था कितने टाइम से ये पल्स कर रहा है, और उसकी लुमिनोसिटी भी उनको पल गई। तो उन्होंने कुछ ऐसे स्टार्स ढूंढे और उन्होंने जो है वो ग्राफ बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि बाय नॉट जो है वो काफी अकल का तकाजा है, उन्होंने ग्राफ बनाना शुरू कर दिया। अच्छा जब उन्होंने ग्राफ बनाना शुरू किया तो एक डॉट यहाँ लगा, एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, डॉट यहाँ, डॉट यहाँ, डॉट यहाँ, डॉट यहाँ, डॉट यहाँ, इस तरह से कुछ आपके पास पैटर्न है। हेनरिएटा लीविट आंटी ने फिर क्या किया, उन्होंने कहा भाई ये तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन लग रही है, दिस लुक्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन, सो लेट्स ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन थ्रू दिस, लाइन ऑफ बेस्ट फिट बना लेते हैं। क्या लाइन ऑफ बेस्ट फिट आ रही है हमारी, तो उन्होंने ये एक स्ट्रेट लाइन बना ली, एंड दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेट लाइंस। वो क्यों, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने तो सपोज करो ये वाले सफियट वेरिएबल्स की ढूंढनी होगी जो बहुत करीब करीब थे, ठीक है, विच वर वेरी वेरी करीब। अब कोई और सफियट वेरिएबल है जो बहुत दूर है, द थिंग इज वी जस्ट नीड टू नो, वी जस्ट नीड टू मेजर इट्स टाइम पीरियड। हम उसका टाइम पीरियड मेजर कर लेंगे तो ग्राफ से फिर हम लुमिनोसिटी ऑटोमेटिकली वर्कआउट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कौन से दो पॉइंट्स है, स्ट्रेट लाइन बनाने के सिर्फ दो पॉइंट्स होते हैं। हेनरिएटा लीविट आंटी ने फिर भी कुछ स्टार्स मिला के, अच्छे खासे स्टार्स मिला के एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट उन्होंने खींच ली। अब अगर आपको कोई भी सेफियड वेरिएबल पता चलता है, कोई भी आपको सेफियड वेरिएबल दूसरा नजर आता है, तो आप उसकी लुमिनोसिटी निकाल सकते हो, उसकी लुमिनोसिटी भाई वो कितनी होगी। ठीक है, एंड देन यू कैन बेसिकली कंपेयर दैट टू अदर स्टार्स, और फिर उससे अंदाजा लगा सकते हो यार ये इसकी भी लुमिनोसिटी इतनी हो, या हो सकता है इससे कम हो, या हो सकता है इससे ज्यादा हो। तो दिस इज व्हाट हेनरिएटा लीविट आंटी डिड, उन्होंने सेफियड वेरिएबल्स बहुत सारे देखे, उनका टाइम पीरियड देखा, कुछ की लुमिनोसिटी पता थी, उनका ग्राफ बनाने की कोशिश करी। जब ग्राफ बनाई तो एक स्ट्रेट लाइन बन गई, और स्ट्रेट लाइन बनने पे अब बड़ी आसानी हो गई, क्योंकि अगर हम किसी भी और सेफियड वेरिएबल का टाइम पीरियड मेजर कर लेंगे तो हमें उसकी लुमिनोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, सो बाय मेजरिंग द टाइम पीरियड of any Cepheid variable, we can work out its luminosity as the graph of luminosity against time period is a straight line. ठीक है जी, any problems in understanding this thing? ठीक है जी, तो फिर क्या हुआ, फिर हमने अच्छे खासे डिस्टेंसेस वर्कआउट करने शुरू कर दिए, क्योंकि हमने तो करीब, हेनरिएटा लीविट आंटी ने तो करीब करीब के सेपरेट वेरिएबल इस्तेमाल करे। अब किसी ने बहुत दूर का कोई सेपरेट वेरिएबल देख लिया और उसका टाइम पीरियड मेजर कर लिया, तो लाइन पे लगा के टाइम पीरियड उसने लुमिनोसिटी वर्कआउट कर ली। जब उसने लुमिनोसिटी वर्कआउट कर ली तो उसने उठा के, क्योंकि वो रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी अर्थ में तो मेजर कर सकता है, लुमिनोसिटी डाली और उसने डिस्टेंस निकाल लिया। तो इस तरह से फिर हमने एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस वर्कआउट करना शुरू कर दिए थे टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स, कि भाई ये कितनी कितनी दूर आ रही है, क्या क्या चीजें कितनी कितनी दूर आ रही है।
ठीक है। और फिर उससे अंदाजा भी लगना शुरू हो गया कि यार देखो, अगर लोग कहते थे कि पहले 1000 साल जो है वो यूनिवर्स को हुए, तो फिर अगर कोई डिस्टेंस जो है वो आ रहा है 20,000 साल का, यानी 20,000 लाइट ईयर आ रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ, 20,000 साल का हो गया हम दोनों के बीच में गैप, है ना। सो बेसिकली इससे हम एज ऑफ द यूनिवर्स के भी अंदाज लगाते, अच्छे अंदाज लगाते। जितने जितने दूर दूर हम सेपरेट वेरिएबल ढूंढ रहे थे, उनकी टाइम पीरियड जो हमें पता चल रही थी, फिर उसकी हम जो है वो लुमिनोसिटी निकाल रहे थे, फिर रेडियन फ्लक्स इंटेंसिटी वाले फॉर्म में डाले थे, तो डिस्टेंस पता चल रहे थे, तो हमें डिस्टेंस भी पता चल रहे थे, और दूसरा बात ये भी पता चल रही थी कि हमारी यूनिवर्स कितनी बड़ी हो सकती है, इसके अंदाजे लगना शुरू हो गए थे, काफी जो है वो हमें मजा आने लग गया था। एनी प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग सेपरेट वेरिएबल्स? ओके। फिर दूसरे जो है हमारे पास स्टैंडर्ड कैंडल्स, ठीक है। आपके कोर्स में स्टैंडर्ड कैंडल दो ही है, एक ये सल्फेट वेरिएबल है, और दूसरा जो है वो स्टैंडर्ड कैंडल वो है आपके टाइप 1a सुपरनोवा, ठीक है। मैंने हल्का सा एक्सप्लेन किया था टाइप 1a सुपरनोवे को इन योर रेडियो एक्टिविटी वाला चैप्टर, लेकिन अभी जो है वो थोड़ा सा और डिटेल में जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सो रेडियन फ्लक्स नोन थी, जो लुमिनोसिटी डाली और डिस्टेंस फाइंड हुआ। यस, रेडियन फ्लक्स इंटेंसिटी यू कैन मेजर ऑन अर्थ ना, क्योंकि देखो रेडियन फ्लक्स इंटेंसिटी क्या है, इट इज द ऑब्जर्व्ड अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिटेड नॉर्मली थ्रू अ सरफेस पर यूनिट एरिया, मतलब ऑब्जर्व्ड अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी। आप किसी स्टार से जो लाइट आ रही है अर्थ पे, उसकी इंटेंसिटी निकाल सकते हो, तो दैट इज नोन एज रेडियन फ्लक्स इंटेंसिटी। अब उसको फॉर्म में डाल दो, एल पता चल गया, तो एफ और एल डाल के डिस्टेंस निकाल जा सकता है, ठीक है। क्योंकि स्टार की जो लाइट आ रही है ना हमारे पास, उसकी इंटेंसिटी मेजर कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात जो है, इधर आ जाते हैं हम, टाइप 1a सुपरनोवा, टाइप 1a सुपरनोवा। अच्छा, टाइप 1a सुपरनोवा जो होते हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका ग्राफ का एम क्या होगा, एमन, इसका ग्राफ जो है वो नहीं आता, ठीक है। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है, सिर्फ ये डेफिनेशन याद कर लो। They will never give you the graph and ask you कि टाइम पीरियड से लुमिनोसिटी निकालो, ऐसा नहीं आएगा। तो टेंशन नहीं लो, इस ग्राफ का ग्रेडियंट भी कुछ नहीं है ना, इस ग्राफ का एरिया ग्राफ कुछ है, बस ये एक लाइन थी जो हेनरिएटा लीविट आंटी ने बना दी। ये थोड़ा सा समझाने के लिए कर रहा हूँ ताकि चीजें समझ में आए। कोर्स में बहुत बड़े लूप होल्स हैं, अक्सर लोग सेपरेट वेरिएबल लिखवा देंगे, उसके बाद ये नहीं बताएंगे क्या चीज है, क्या है क्या नहीं, तो ये बस बता दिया है। दिस इज नॉट समथिंग जो आया है या अब आई हैव सीन अदर पीपल टीच, और आई डोंट फील लाइक आपके कोर्स में भी यू शुड नो अबाउट दिस लाइन एनीथिंग। तो बस ये है कि ये रटने की चीजें हैं, सेपरेट वेरिएबल और ये टाइप 1a सुपरनोवा, ठीक है। तो ग्रेडियंट और एरिया ग्राफ इसका कुछ भी नहीं है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ताकि थोड़ी बहुत थ्योरी डेवलप हो, थोड़ा बहुत समझ में आए, वरना ये ब्लैंड थ्योरी हो जाएगी पूरा। इस चैप्टर में बहुत सी चीजें ऐसी ही हैं, बहुत सी चीजें ही ऐसी ही है, यही है बस इनको याद कर लो, रट लो, ठीक है। अच्छा, टाइप 1a सुपरनोवे जो है वो बड़े बड़े नायाब होते हैं। वो क्यों? बिकॉज इनकी हमेशा कांस्टेंट लुमिनोसिटी आती है, कांस्टेंट लुमिनोसिटी ईच टाइम। चाहे कोई टाइप 1a सुपरनोवा किसी बहुत बड़े स्टार के फटने से हो रहा हो, चाहे छोटे से स्टार के फटने की वजह से हो रहा हो, चाहे किसी और वजह से टाइप 1a का सुपरनोवा हो रहा हो, हमेशा इसकी कांस्टेंट लुमिनोसिटी आती है, हमेशा। जब भी ये टाइप 1a सुपरनोवा वाला धमाका होता है, तो ये जो धमाका होता है इसकी हमेशा कांस्टेंट लुमिनोसिटी आती है, कभी चेंज नहीं करती। तो जब भी ये हुआ, अब देखो कोई करीब में हुआ सुपरनोवा, हमने उसका डिस्टेंस निकाल लिया। अब कोई सुपरनोवा हुआ बहुत दूर, बहुत ज्यादा दूर हुआ, तो हम उसका भी डिस्टेंस निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमें रेडियन फ्लक्स इंटेंसिटी मिल जाएगी अर्थ में, लुमिनोसिटी हमें पता है भाई, अगर इस वाले की वही थी तो किसी दूर वाले की भी वही होगी, तो वो इस्तेमाल करके फिर हम उसका डिस्टेंस भी निकाल लिया। टाइप 1a सुपरनोवा जो है वो बड़े नायाब होते हैं। अच्छा, टाइप 1a सुपरनोवा में आपको क्या जो है वो दिमाग में रखना है, ठीक है ना। आप लोगों ने सब ने मेरे साथ रेडियो एक्टिविटी वाला चैप्टर पढ़ा है, ठीक है ना। रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर में हमने एक प्रोसेस पढ़ी थी, फ्यूजन। फ्यूजन क्या थी? छोटे छोटे एलिमेंट्स को, छोटे छोटे एटम्स को जोड़ जोड़ के बड़े बड़े बनाओ, ठीक है। अब जरा रेडियो एक्टिविटी वाली पीडीएफ में चलते हैं, उधर जो है वो ये चीज देख लेते हैं। रेडियो एक्टिविटी वाली पीडीएफ किधर गई? ये रही। सो हमने पढ़ी थी ये फ्यूजन। अब हमें पता है ये जो लाइटर एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन वगैरह वगैरह, ये जो है सब कंबाइन हो के कहां बनेंगे? सबसे ज्यादा स्टेबल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, यानी आयरन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, यही होगा, ठीक है। तो आपके जो स्टार्स हैं, दुनिया में जो भी स्टार्स, ठीक है, दुनिया में आपके जो भी स्टार्स हैं वो सब हाइड्रोजन हीलियम से ही तो बने हुए, ऑल मेड अप ऑफ हाइड्रोजन हीलियम।
अब क्या होता है, एक स्टार हाइड्रोजन हीलियम को फ्यूज करता रहता है, फ्यूज करता रहता है, फ्यूज करता रहता है, फ्यूज करके लीडियम बनाया, लीडियम में फ्यूज किया, फिर बेरिलियम बनाया, बेरिलियम में कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से आगे 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 आगे, लेकिन एक एंड लिमिट है। और हमें पता है वो एंड लिमिट क्या है, वो मोस्ट स्टेबल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पे जाएगा, यानी आयरन ही बन सकता है। यानी आपका जो सूरज है या कोई भी और स्टार कहीं पे भी दुनिया में, यूनिवर्स में, वो सब क्या कर रहे हैं, वो फ्यूजन कर रहे हैं। फ्यूज क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे एलिमेंट्स को फ्यूज करके आयरन बना रहे हैं। सूरज लोहे का है, सूरज लोहे का नहीं है, लेकिन लोहे का बन जाएगा और फिर इवेंचुअली एक दिन मर जाएगा। ये होगा, हमारे सन के साथ भी होगा, लेकिन कोई करीब टाइम में नहीं होने वाला। अच्छा, तो ये आयरन में फ्यूज करते रहते। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है, वी ऑल नो कि होगा, ह्यूमन होगा। अब हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि आयरन इज द मोस्ट स्टेबल, ठीक है। आयरन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाज द मोस्ट स्टेबल, ठीक है। मतलब उसको फ्यूज करके या उसको फिजन के थ्रू ब्रेक करके और एनर्जी रिलीज नहीं करवाई जा सकती, वो मोस्ट स्टेबल है, उससे ज्यादा कोई चीज स्टेबल होने नहीं वाली। तो जब आहिस्ता आहिस्ता हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम आयरन बनता जाएगा। अभी देखो हमारे सन में, हमारा जो सन है उसमें अच्छी खासी अभी भी हाइड्रोजन और हीलियम है, जब भी वो फ्यूज कर करके अभी आयरन बनाई जा रहा है, ठीक है। एक पॉइंट आएगा जब सन की हाइड्रोजन और हीलियम खत्म हो जाएगी, सब कुछ आयरन बन चुका होगा, या इतनी तादाद में आयरन बन चुका होगा कि अब जो है वो कहानी बड़ी मजे की हो। इसने ये सब फ्यूज कर दिए, फ्यूज कर करके आयरन इसने फेरम जमा करना शुरू कर दिया। अच्छा, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको ये समझनी है कि एक स्टार का जो मास होता है, स्टार का जो मास होता है, स्टार का मास वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। आई होप वी ऑल एग्री, स्टार का मास बहुत ज्यादा होता है, बहुत 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 ज्यादा होता है, ठीक है जी। अब वी स्टडीड क्या चीज, वी स्टडीड द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एफ जी इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वेयर। व्हाट डू वी नो, वी नो जब मास बहुत ज्यादा होता है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है। मतलब एक स्टार क्या चाह रहा है, एक स्टार ये चाह रहा है कि वो चिपक जाए, वो बिल्कुल सब चीजें आपस में जुड़ जाए। क्यों, बिकॉज का मास बहुत ज्यादा है, एक स्टार का मास बहुत ज्यादा है। वो क्या चाह रहा है, वो सब कुछ कोलैप्स कर दे, सब कुछ एक बिल्कुल एक, कहते हैं इसको, हम कहते हैं पॉइंट में हम जो है वो कंसंट्रेट कर दे। स्टार ये करना चाहता है, लेकिन स्टार को ये करने से रोक क्या चीज रही है, वो एनर्जी जो फ्यूजन में रिलीज हो रही है, जो हाइड्रोजन हीलियम फ्यूज हो के एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, उससे ये जो स्टार कोलैप्स करना चाह रहा है इसको रोक रहे हैं, इसको बाहर की तरफ धकेल रहे हैं, ये कोलैप्स ना कर जाए। तो ये जो फ्यूजन की एनर्जी इसको बाहर की तरफ फेंक रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन चाह रही है नहीं अंदर आ जाओ, हमें चिपकना है। अब क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता हाइड्रोजन हीलियम यूज अप हो जाएगी, यूज अप हो जाएगी, और एक टाइम आएगा हाइड्रोजन हीलियम खत्म हो जाएगी, सब कुछ आयरन बन चुका होगा। तो अब एनर्जी नहीं होगी टू प्रोपेल द मास आउटवर्ड्स। तो उस केस में क्या होगा, सारा मास आएगा एकदम से, एकदम से इट विल कोलैप्स इनटू अ सिंगुलैरिटी, पूरा का पूरा एक सिंगुलैरिटी में कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। और इसका एक आउटकम क्या है, इसका एक आउटकम ये सुपरनोवा है। जब एकदम से सारी चीजें एक जगह कोलैप्स कर जाएंगी, तो जब कोलैप्स करेंगी तो एकदम से फिर धमाका होगा, राइट। यही होता है, अगर आप गैस को, अगर आप एक गैस को बंद करके सिरिंज दबाते जाओ तो एकदम से सिरिंज फटती है। तो इसी तरह जब एक स्टार में कॉन्सेंट्रेट करते जाओगे, मास को करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, एक पॉइंट आएगा स्टार फटेगा, बहुत बुरी तरह फटेगा, और उसका नाम है सुपरनोवा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ए सुपरनोवा। सुपरनोवा इस तरीके से होता है, ठीक है। सो दिस इज द वन ऑफ द आउटकम, ठीक है। दिस हैपेंस फॉर मतलब मैसिव स्टार्स, ठीक है। जैसा हमारा सन है, सन इतना मैसिव नहीं है, तो सन सुपरनोवा नहीं बनेगा, सन व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, ठीक है। सन जो है वो खुद ही मर जाएगा, और वो आहिस्ता आहिस्ता उसका सारा मास जो है वो डिस्पर्स हो जाएगा, क्योंकि उसमें इतना मास नहीं है। तो जब वो कोलैप्स भी करेगा ना, तो वो फटेगा नहीं फिर, क्योंकि उसमें इतना मास नहीं है। सन मरेगा, और सन का जो सारा मास है वो सारा फिर यूनिवर्स में फैलना शुरू हो जाएगा, यूं, ठीक है जी। फिर और नए प्लैनेट्स बनेंगे, और चीजें होंगी, ऐसी चीजें होंगी। अच्छा, सन से जो बड़े स्टार हैं वो जब कोलैप्स करेंगे तो वो सुपरनोवा देंगे आपको, वो भाई बहुत बड़ा धमाका देंगे आपको। और एक और चीज होती है कि अगर इससे भी बड़ा स्टार, मतलब बहुत बड़ा स्टार वो कोलैप्स कर जाए, तो उसमें इतना मास होता है कि वो ब्लैक होल बन जाए। ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल जो है वो होता है इतने से पॉइंट में, जो मैंने पॉइंट बनाया ना यहाँ पे, इससे भी छोटे पॉइंट में जो है वो बहुत ज्यादा मास। ब्लैक होल ये है, ये जो मैंने पॉइंट बनाया, इसमें तकरीबन समझो एक पूरे स्टार का मास होगा, बिकॉज ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है जितना मास है मैं चाहता हूं सब कुछ करीब आ जाए।
अगर मास कम है, सन के जितना है, तो वो खुद ही मर के स्टार वो सब कुछ डिस्पर्स हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी नहीं है अब बाहर धकेलने के लिए, वो कोलैप्स होगा, और कोलैप्स होकर धमाका नहीं होगा, तो इवेंचुअली वो जो है वो फिर फैलना शुरू होगा। एक स्टार होगा जो सन से बड़ा होगा, उसमें जब कोलैप्स होगा तो वो धमाका होगा उसमें, उसको हम कहते हैं सुपरनोवा। और एक बहुत बड़ा अगर स्टार हुआ तो उसका मास सारा जब एक जगह जो है वो एक जगह सारा सब जब चिपकेगा ना, तो इतने से पॉइंट में क्या होगा, बहुत ज्यादा मास आ जाएगा। और फिर इसको कहते हैं आप ब्लैक होल, क्योंकि इसके अंदर इतना मास है कि जो भी चीज इसके करीब से जाएगी उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी इतनी ज्यादा लगेगी कि वो इसके अंदर जाके घुस जाएगी, तहस नहस हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये मैंने आप लोगों को थोड़ी और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दी, लेकिन दिस इज सुपरनोवा। ठीक है, ये स्टोरी नहीं है, दिस इज एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग इन द यूनिवर्स। एग्जांपल्स भी हमारे प्रूफ्स भी हैं कि ये सब कुछ हो रहा है, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स भी हैं, ये सब कुछ झूठ नहीं है, दिस इज एक्चुअली हैपनिंग। हर चीज फनी है। तो एक स्टार ने मरना है, हो सकता है वो धमाका होके मरे, हो सकता है वो ऐसे ही मर जाए, हो सकता है वो ऐसे मरे कि वो फिर ब्लैक होल बन जाए। तो ये सब कुछ होता है। खैर, हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो सुपरनोवा है। सुपरनोवा जब भी होता है तो हमेशा एक कांस्टेंट लुमिनोसिटी आती है, ठीक है। एंड वन ऑफ द मेन रीजन सुपरनोवा होने की, मैंने टाइप 1 सुपरनोवा की आपको बता दी है। इसके अलावा आपके पास दो और है, ये आपको जो है वो याद करनी है, इतना ज्यादा कोई इसमें जो है वो ध्यान में रखने की बात नहीं है। लेकिन एक है हमारे पास ये व्हाइट डॉर्फ। तो सुपरनोवा एक और तरीके से हो सकता है कि व्हाइट डॉर्फ कैन कोलाइड विद ए मैसिव स्टार एंड एक्सप्लोड। ठीक है। तो बेसिकली हमारा सन जब मरेगा तो वो बेसिकली एक व्हाइट डॉर्फ बनेगा, वो फटेगा नहीं, लेकिन एक छोटा सा एक और छोटा सा ब्लॉक बन जाएगा, वो और कुछ नहीं, इतना ज्यादा कोई इसमें इतनी ज्यादा वो बर्निंग उसकी कैपेबिलिटी नहीं होगी, इतना लाइट प्रोड्यूस नहीं करेगा, इतनी ज्यादा चीजें, उसको हम फिर व्हाइट डॉर्फ बोलेंगे। तो व्हाइट डॉर्फ जब हम सन को रख के फिर किसी मैसिव स्टार में जाके फेंक देंगे तो फिर धमाका हो सकता है। एक और तो दूसरा तरीका धमाका करने का ये है कि व्हाइट डॉर्फ कैन कोलाइड विद अ मैसिव स्टार। दूसरा रीजन जो है वो ये है, इसके थ्रू आपके पास सुपरनोवा हो सकता है। आप 3 डॉट पर ही ऑफ देंगे, 3 डॉट पर ही ऑफ देंगे, यस ऑब्वियसली, इतना सारा हमारा कोर्स है ऑफ पे। अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ पढ़ते हुए, इतनी अच्छी मैं स्टोरी सुना रहा हूँ। और तीसरा रीजन क्या है, व्हाइट डॉर्फ कैन ऑल्सो कोलाइड विद अनदर व्हाइट डॉर्फ। कैन ऑल्सो कोलाइड विद अनदर व्हाइट डॉर्फ, क्या हो गया, with another white dwarf and explode। ठीक है। तो क्या किया जा सकता है भाई, देखो व्हाइट डॉर्फ मैंने आपको बताया उसमें इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो फटे पे, ठीक है। और फिर कुछ हो तो क्या कर सकते हैं हम, एक व्हाइट डॉर्फ को लेके अगर हम किसी मैसिव स्टार में डाल दें तो वो फट जाएगा, या हम व्हाइट डॉर्फ दोनों मिला के फाड़ दें तो वो भी फट जाएंगे, ठीक है। तो असल में मास बहुत ज्यादा लाना होता है फॉर अ सुपरनोवा। तो जैसे सन है वो सुपरनोवा नहीं करेगा, लेकिन अगर सन को रख के हम किसी और चीज में मार देंगे बड़े से स्टार में तो फट जाएगा वो स्टार। तो या फिर हम सन को देख के एक और सन में मार देंगे तो वो भी फट जाएगा, या फिर ये करें कि एक बड़ा सा मैसेज स्टार को ही लेके उसके अंदर सारा उसका फ्यूल खत्म कर दे तो इवेंचुअली वो फट जाएगा। अच्छा, व्हाइट डॉर्फ क्या होता है, व्हाइट डॉर्फ को जो है वो हम व्हाइट डॉर्फ मैंने आपको बता दिया है, असल में इसकी डेफिनेशन नहीं है कोर्स में, ठीक है। आई एम जस्ट गोइंग टू राइट दिस डाउन, इधर से दिस इज गूगल कॉपीड। सो व्हाइट डॉर्फ जो है वो बेसिकली आपके सन है, ठीक है। ये होता है, ये सब इमेजिनरी है, इमेजिनरी नहीं, ये सब होता है, ये यूनिवर्स में होता है, सच्ची में होता है, आपकी कायनात ऐसी है। ये अर्थ पे पता नहीं चलती है चीजें, लेकिन पूरी दुनिया में सब हो रही है चीजें। और आपकी जो यूनिवर्स का स्केल और जो यूनिवर्स में चीजें होती हैं वो आपके, इट्स अनइमेजिनेबल टू अस। ये जब हमें पता चलना शुरू हुई चीजें, हमने देखना शुरू करी, ये बेसिकली प्रिडिक्शंस थी, ठीक है। प्रिडिक्शंस क्या थी भाई, हमें पता है फ्यूजन होती है, फ्यूजन का एंड पॉइंट आयरन है, तो अगर हम सारे स्टार को हाइड्रोजन हीलियम से बने हुए तो एक पॉइंट आएगा स्टार मर जाएगा। फिर हमने असल में यूनिवर्स में ये देखा, कुछ स्टार्स हमने मरते हुए देखे हैं, कुछ स्टार्स हमने फटते हुए देखे, कुछ स्टार्स हमने ब्लैक होल बनते हुए देखे, ये अब सब हमने देखा है, ठीक है। तो व्हाइट ड्वार्फ, ये सब कुछ, ये कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा, कुछ मैं नहीं, ये सच्ची में होता है, ठीक है, यकीन कर लो। व्हाइट ड्वार्फ क्या होता है, व्हाइट ड्वार्फ इज लाइक हमारा सन, मतलब सन जब मरेगा अपने न्यूक्लियर फ्यूल खत्म कर देगा, न्यूक्लियर फ्यूल खत्म कर देगा, तो वो फटेगा नहीं, उसके साथ क्या होगा, फिर वो इवेंचुअली डिस्पर्स होके वो ऐसी मैटर में फैल जाएगा, खत्म हो जाएगी कहानी। ब्लैक होल और सुपरनोवा में फर्क बता दें एक बार वापस। सुपरनोवा, हम सुपरनोवा वो धमाका है,
जो जब एक बहुत ज्यादा मास, एक कोलाइड, एक बहुत ज्यादा मास एक जगह जब कॉन्सेंट्रेट होता है और फिर फटता है, अगर उससे ज्यादा मास में ले आऊं और फिर उसको एक जगह में कॉन्सेंट्रेट कर दूं तो फिर वो ब्लैक होल बन जाता है, फिर वो फटता नहीं है, फिर वो सारा मास एक छोटे से पॉइंट में बंद हो जाता है, इट लिटरली गेट्स बंद, वो फिर फटता नहीं है। एक पॉसिबिलिटी क्या थी, स्टार ऐसे ही मर जाए देन डिस्पर्स हो जाए उसका, दूसरी पॉसिबिलिटी इतना मास हो कंपैक्ट हो और फिर धमाका हो जाए, और तीसरी पॉसिबिलिटी कंपैक्ट हो और सब चिपक के ही रह जाए, अलग हो ही ना पाए और फिर वो ब्लैक होल बन जाएगा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग गला सूख गया। समझ में आ रहा है, स्टोरी अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, यूनिवर्स में ऐसी चीजें होती हैं। ब्लैक होल इज लाइक अ पॉइंट मास, शायद पॉइंट मास इज द कॉन्सेप्ट यू यूज टू सॉल्व, जैसे फोर्सेस को सॉल्व कर रहे हो तो वेट लेते हो फ्रॉम दी सेंटर, एक पॉइंट से लेते हो, ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालते हुए एक पॉइंट मास लेते हैं, वो पॉइंट मास अलग है। ब्लैक होल इज नॉट अ पॉइंट मास, ब्लैक होल इज बेसिकली एक पॉइंट में एक स्टार जितना मास हमने डाल दिया है। ठीक है, हमको कैसे पता कि कितना मास चाहिए है सुपरनोवा के लिए, एमन थ्रू कैलकुलेशंस एंड थ्रू जो है मैथ्स हमने वर्कआउट किया, खैर वो मैथ्स हमारे पास कोर्स में नहीं है। ठीक है जी, तो टेंशन नहीं लो, वी कैन वर्क इट आउट थ्रू मोमेंटम की कैलकुलेशंस, कि अगर इतना मोमेंटम होगा तो क्या फिर वो इवेंचुअली कंपैक्ट रह सकता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता डिस्पर्स करे, या इतना मोमेंटम आगे इवेंचुअली तो फटना ही पड़ेगा, या इतना हो जाए कि बिल्कुल वो हो जाए। तो ये सब चीजें हमने कैलकुलेट की हुई है, दैट इज व्हाट वी कैन डू थ्रू मैथ्स। शाहजेब आपका क्लियर, आपका आंसर क्लियर हो गया। पॉइंट मास नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा एक छोटे से पॉइंट में बहुत ज्यादा मास है। ठीक है, अच्छा, ये हो गए हमारे स्टैंडर्ड कैंडल्स, स्टैंडर्ड्स, ये दो आपको पता होने की जरूरत है, सेफियर वेरिएबल और एक टाइप 1a सुपरनोवा।